हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा होगा और आपके घर में आपके सभी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसी विश के साथ मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ रेहाना हसन और ये है आपका अपना मंच प्रचंड प्रयास। प्रचंड प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल संकल्पना। ये जो मोल है एक्चुअली क्या चीज़ है ना, कितना ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है और इसकी साइंस मेनली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कहीं पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि मोनली मेनली जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो अ, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें कि मोल का यूज़ होता है। तो ये मोल है क्या? ये एक किसी पदार्थ की ऐसी मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, है ना, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और बहुत छोटे पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये मोल होता क्या है। ठीक है, देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नियतांक या फिर एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इसे एन या एन ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नियतांक या फिर एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसे एन या एन ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ का एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मोल कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम या फिर 12 ग्राम परमाणु में होते हैं। ठीक है, देखिए, हमने अपना जो एटॉमिक भार निकालने का रेफरेंस बनाया है वो कार्बन को बनाया है ना। कार्बन का भी, कार्बन के आपको मालूम है दो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। ये कार्बन के दो आइसोटोप हैं। इसमें हम कौन सा वाला आइसोटोप लेते हैं? ये लेते हैं C12। C12 आइसोटोप को हमने रेफरेंस बनाया है, जिससे कंपेयर करके हम परमाणु भार या फिर अणु भार निकालते हैं और उसी से हमने मोल का भी जो इस रेफरेंस लिया है वो भी कार्बन को ही लिया है। यानी कि किसी पदार्थ का एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मोल कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम या फिर 12 ग्राम परमाणु में होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या नई चीज हमको सीखने के लिए मिलेगी। मोल संकल्पना आधारभूत कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। एक मोल परमाणु यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। एक मोल अणु यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल आयन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। और एक मोल इलेक्ट्रॉन में भी 6.022 इंटू 10⁻23 आयन होते हैं। यानी कि जितने हमारे पास परमाणु हैं, अणु भी इतने ही होंगे, आयन भी इतने ही होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है ये संख्या। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, या फिर एवोगैड्रो नंबर। तो ये ऐसा नंबर है कि जिसको हम किसी भी एटम, किसी भी परमाणु, किसी भी अणु, किसी भी आयन या किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हम ये नंबर ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाती है? 1 मोल के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है?
1 मोल के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए कि मोल संकल्पना तथा परमाणु व अणु से के वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, देखिए मोल संकल्पना तथा परमाणु व अणु के वास्तविक द्रव्यमान। मोल संकल्पना से हम परमाणु व अणु के वास्तविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए एक मोल एक्चुअली क्या होता है? एक मोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मोल एक संख्या है जिसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, कण होते हैं। और ये कण क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? या अणु भी हो सकते हैं, या फिर परमाणु भी हो सकते हैं, या फिर आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, और यही बराबर होते हैं 1 ग्राम of 1 mole is equal to gram atomic mass of atoms। ठीक है, 1 मोल किसके बराबर होता है? ये होता है अणुओं का ग्राम अणुभार। ठीक है, अणुओं का ग्राम अणुभार, या फिर ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि परमाणुओं का ग्राम परमाणु भार। ठीक है, अब देखिए इसी बात को हम आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं। हाइड्रोजन के 1 मोल का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है। अतः 1 मोल को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। 1 मोल यानी कि परमाणुओं का ग्राम परमाणु भार, या फिर अणुओं का ग्राम अणु भार, या फिर Na क्या है? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, ये क्या है? एवोगैड्रो संख्या। और ये किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। कण यानी कि परमाणु, अणु, आयन। और ये साथ ही साथ 22.4 लीटर्स आयतन गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर्स में भी 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल कण होते हैं। ठीक है, या फिर 22400 मिलीलीटर आयतन गैस एसटीपी पर। ठीक है, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम किसी भी गैस के 22.4 लीटर्स लेते हैं या 22400 मिलीलीटर गैस लेंगे, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस आ जाएगा, 1 मोल गैस आ जाएगी। अब देखिए ये जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, ये हमको कैसे हेल्प करता है कि हम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि मोल संकल्पना की सहायता से परमाणु व अणु के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए अगर हमको किसी भी गैस का या किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का हमको मोल कॉन्सेप्ट तो हमको मालूम ही है, साथ ही साथ उसका अणु या परमाणु भार भी ज्ञात होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1.008 AMU
और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार क्या है? ग्राम परमाणु भार है 1.008 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार क्या होगा, ठीक है, उदाहरण हम ले रहे हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार बताइए। तो आप बता सकते हैं, है ना? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु भार यानी कि 1.008 AMU, और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना है? 1.008 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। इन सबसे क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार। ठीक है, और किसके परमाणुओं का भार? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.008 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? एक परमाणु का भार हो जाएगा 1.008 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि 1.008 को 6.022 से जब हम डिवाइड कर देंगे, ये वाली ये तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 10⁻23 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे तब हमारे पास हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार आएगा। ठीक है, अगर आप कह देते हैं कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1.008 ग्राम है, तो ऐसा नहीं है। ये जो 1.008 ग्राम भार है, ये भार है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का। ठीक है, अगर एक परमाणु का भार आपको निकालना है तो आपको परमाणु भार जो कि हाइड्रोजन का है 1.008 ग्राम, ठीक है, ग्राम परमाणु भार, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि वाटर के, पानी के 4 अणुओं का भार क्या होगा? ठीक है, पानी के 4 अणुओं का भार क्या होगा? तो आप बता सकते हैं, है ना? उदाहरण दो, उदाहरण दो, जल के 4 अणुओं का भार क्या होगा? ठीक है, पहले आपको जल का अणु भार निकालना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको सबसे पहले जल का अणु भार निकालना है। जल का अणु भार, जल का अणु भार, अणु भार आप जानते ही हैं, जितने भी अणु में परमाणु यूज हो रहे हैं उन सब के भार को अगर हम रख देंगे तो हमारे पास अणु भार आ जाएगा।
जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना? तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 इंटू एच प्लस ओ, हाइड्रोजन का परमाणु भार रख दीजिए 2 इंटू 1, है ना? वैसे तो 1.008 होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस में इसको 1 ही यूज करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 16, कितना हो गया? 18। ठीक है, अब देखिए जल का अणु भार है 18। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जल के 1 मोल का भार है 18 ग्राम। ठीक है, जल के 1 मोल का भार है 18 ग्राम। और 1 मोल में कितने जल के अणु होते हैं? इसका मतलब है जल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का भार इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अब हमको जल के 4 अणुओं का भार निकालना है। तो जल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का भार तो 18 ग्राम आ गया। तो जल के 4 अणुओं का भार क्या होगा? जल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणुओं का भार है 18 ग्राम। ठीक है, अब ये थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा हो गया जल के 1 अणु का भार कितना हो जाएगा? 1 अणु का भार ये हमारा हो जाएगा 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ठीक है, और जल के 4 अणुओं का भार ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना? जो हमारे पास 1 अणु का भार आया है उससे अगर हमको 4 अणुओं का भार निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। इसको हम नियर अबाउट 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 6 3, ये हो जाएगा 4 तिया 12 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, तो हम चाहे हमारे पास अणु है चाहे हमारे पास परमाणु है, हम मोल संकल्पना की सहायता से परमाणु व अणु के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको अणु भार या परमाणु भार दिया होता है, ये एक्चुअली भार होता है 1 मोल परमाणु या फिर 1 मोल अणु का, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। अगर हमको किसी का वास्तविक द्रव्यमान निकालना है तो हमको इसी तरह से निकालना पड़ेगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु या परमाणुओं का भार इतना है, तो हमको एक अगर परमाणु या अणु का निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 4 का निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और 6, 7 या 10, 12 का निकालना है तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उसका ये फंडामेंटल है। ये मुझे लगता है कि हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो ये एक बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम रहेगी आपकी कैलकुलेशन के लिए। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी कॉन्सेप्ट को उसको समझने में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के हम नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि पानी के 1 लीटर पानी में 1 लीटर जल में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पहले तो उस सब्सटेंस का, उस अणु या परमाणु का हमें अणु या परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमको
वेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो परमाणु है चाहे अणु है, उसका हमको द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक प्रश्न है कि 1 लीटर जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 लीटर आपके पास जल है, जल की डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर जल यानी कि 1 लीटर जल यानी कि 1000 मिलीलीटर जल। ठीक है, अब 1000 मिलीलीटर जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व इज इक्वल टू 1 ग्राम/मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर जल यानी कि 1000 ग्राम जल। ठीक है, जल का अणुभार कितना होता है, अभी अभी हमने निकाला था, जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 18 ग्राम। ठीक है, अब जल में मोलों की संख्या, जल में मोलों की संख्या इज इक्वल टू जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। ठीक है, जल का भार कितना है, जल का भार है 1000 ग्राम और जल का अणुभार कितना है, वो है 18 ग्राम। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 लीटर जल में मोलों की संख्या बराबर जल का भार कितना हो गया 1000 और जल का अणुभार कितना हो गया, जल का अणुभार हो गया 18, यानी कि ये हो गया 55.5। यानी कि जल का अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो उसमें जल के कितने हो गए, 55.5 मोल्स हो गए। आप इसमें 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या। ठीक है, अगर आप 1 लीटर जल है आपके पास तो उसमें कितने अणु अणु होंगे, अणुओं की संख्या ये आपके पास आ जाएगी। देखिए 1 लीटर जल में कितने मोल है, 55.5 मोल और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप 55.5 को 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी परमाणु का, किसी भी अणु का वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। हमको अगर लीटर में क्वांटिटी दी है तब हम उसमें निकाल सकते हैं कि कितने अणु हैं या कितने उसमें परमाणु हैं। ठीक है, इवन हम उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक निकाल सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें हम आपको डेली इस तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। ठीक है, आपके हर प्रॉब्लम, आपके हर डाउट का हम प्रचंड प्रयास पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपकी हर जगह हेल्प करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करिए और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंदी, जय हिंद दोस्तों।